So, hello all, and let's start our class number 101. We already finished 100 classes, and the last one was 100th. Okay. And in that class, I did talked about इक्लिट एंड एफपी ग्रोथ algorithms और बड़े ट्विस्टो फेस थे उसके जो न्यूमेरिकल। खैर कोई बात नहीं, आई एम available with another set of numericals related to the eclat and FP growth. I will discuss those also. And first, I want to start with a new topic, K medioids. So, K mean के बारे में we know. Okay, that means you say कि these are the number of cluster, K cluster वो बनते हैं और मीन के करस्पॉन्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, ग्रुपिंग करना आपको मीन के अबाउट रहेगा। फाइन। सो ये के मीडियोड क्या है? व्हाट दिस एल्गोरिथम इज हियर, अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है के मीडियोड भी, रिजेंबलिंग विद द के मीन्स उसी की तरह, क्योंकि के आ गया ना, सो इट लुक्स लाइक सिमिलर, वही है। If there are large number of values in the cluster or the groups, then k means suffer from outlier. This is the issue जो कि k मीडियट ने दूर करा रहे, ये लफड़ा तो वही है। This problem is same as we did or we do apply when we have to do the imputation. याद करिएगा आप, यदि आपके पास डेटा ऐसा है, you are having a feature which is numerical and continuous in nature, for example age, and it is having empty values, तो इन जनरल वी से कि यार इसको फिल कर दो मीन से। बट मीन जो है ये इंपैक्ट खाता है आउटलायर से। इफ यू आर हैविंग नॉइस प्रेजेंट इन द डेटा, if you are having outlier present in the data, so definitely imputation with a mean is an issue। तो उसी का काउंटर था मीडियन से इंप्यूट करना। एंड देखिए बात सामने आ गई और दे मेड अ न्यू एल्गोरिथम के मीडियोइड। सो कह रहा है भैया तुम सेंट्रोइड मत निकालना, आप मीडियन निकाल लेना, तो वो के मीडियोइड हो जाएगी एल्गोरिथम, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो मीडियन क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू ही होती है, that you are going to take a reference point that is in a form of a median, not calculate the centroid or the mean value। बस यही के मीडियोड एल्गोरिथम है, बाकी कर तो वही ग्रुपिंग रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो, बस मीडियन मीडियन लेके बनाओगे, मीन लेकर नहीं बनाओगे यदि डेटा में आउटलायर है तो। सो आइदर यू कैन डू वन थिंग, रिमूव द आउटलायर फ्रॉम द डेटा, देन अप्लाई के मीन, दैट वाज ऑलरेडी सजेस्टेड टू यू। और नहीं कर रहे हो ऐसा तो भैया आउटलायर है तो मीडियन लगाओ। तो मीडियोइड इज मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट इन द क्लस्टर whose एवरेज डिसिमिलैरिटीज आर मिनिमम। जो डिसिमिलैरिटीज को तो वो निपट लेगा। दैट इज द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट, क्लस्टर में सबसे सेंटर में होने वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये या पॉइंट है ये। कैसे कैसे निकाल लोगे? For example, find the cluster among the data using medioids D134 and D274। अच्छा ये क्या है? D134 और D274 ये क्या लगा रखा? और डेटा भी बना दिया आपको, एक्स और वाई ये बना दिया। दिस इज योर डेटा एंड यू नीड टू फाइंड द क्लस्टर। ओके, तो ये आपको डेटा अब अप्रोच का लगानी है। लेट्स सी, सोल्यूशन देखते हैं। आपको निकालना मैनहट्टन डिस्टेंस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, इक्लूडियन नहीं निकालना, मैनहट्टन निकालो। ओके, तो भाई
ये जो आपको D1 दिया है 3 4, हर एक डेटा पॉइंट यानी 762638 5574 4762, जितने भी डेटा पॉइंट है यहां पर आपके पास, ये वॉट एवर बी द डेटा पॉइंट्स यू आर अवेलेबल विद, सबसे इसका मैनहट्टन डिस्टेंस निकालो D1 का, ठीक है, और फिर D2 का निकालो. सो 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन विद D1 एंड D2, दो दिए और उनसे मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल रहे हो. तो हो सकता है ये रैंडमली ले लिए होंगे उन्होंने 2 पॉइंट स्पेस में, ठीक है. D1 एंड द D2 दे टुक 2 पॉइंट्स रैंडमली इन द स्पेस, 2D स्पेस, ऐसा होगा, X एंड Y, ठीक है, एंड द पॉइंट्स आर प्रेजेंट हियर. तो D1 एंड D2 दो रैंडम पॉइंट ले लिए, एंड यू नीड टू फाइंड द Manhattan, not Euclidean, distance from D1 and the D2 of each and every point which is present in your data from each and every point. ये कर रहे हो और निकाल दिया उसने. तो फिर आपने क्या करा, निकालने के बाद ये वैल्यूज, ये आपका D1 D2 ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है. यानी ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस D1 के साथ, मतलब वो ये D1 के साथ, और ये जो है ये वो D2 के साथ. और फिर इसमें देखना भैया स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट है तो D2, यहां इधर ये 3 है, ये 4 है तो D1. ओके, इस तरीके से आप जो है विच एवर इज स्मॉलेस्ट जस्ट मार्क इट डाउन कर दो. ओके, सो हियर यू आर मेकिंग D1 D2 एंड ऑल, ये बना दिया आपने, वॉट एवर बी द स्मॉलेस्ट यू आर मार्किंग. फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कंफर्म मीडियोड वी टेक अनदर पॉइंट 7 3, एक और पॉइंट ले लिया भाई इसने 7 3, एंड अगेन इट इज अप्लाइंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट हियर, सब पे निकाला इसने, सबसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ना लेते हुए मैनहट्टन डिस्टेंस लिया और सबसे निकाला हर एक पॉइंट से, और ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं. देन फिर उसने क्या करा, ये देखिए, वो उसने D3 भी रखा है, जो रिजल्ट्स आए हैं आपको, एंड रिजल्ट ऑफ D1 एंड D3 इसको चेक करा इसने, D1 और D3 इनके रिजल्ट्स को चेक करा कि 6 और 3 में कौन छोटा, D3, इन दोनों में कौन छोटा, D1. तो इसने एक और पॉइंट लिया क्रॉस चेक करने के लिए कि वट एवर बी द रिजल्ट्स वी गॉट इन D1 एंड D2 एंड इन D1 एंड D3, मतलब वो लाइकली है कि नहीं. तो वी आर गेटिंग द लाइकली रिजल्ट्स. देखो यहां पर D2 था, यहाँ D3 आ रहा है, यहाँ D1 है, देन D2 here D3 आर कमिंग, सो एंड सो ऑन. तो लाइकली रिजल्ट्स हैं. सो राइट नाउ उसने बोला नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं करा कि व्हाट D1 एंड D2 आर, व्हाट दीज 2 पॉइंट्स आर. ये हम अपना अजम्पशन लगा रहे हैं कि जैसे के मीन्स में होता था और वो बोल देते थे कि दो क्लस्टर बन रहे हैं, द वैल्यू ऑफ के इज ऑलरेडी नोन टू यू विद द हेल्प ऑफ एल्बो मेथड, यू डू अप्लाई एंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के इज कैलकुलेटेड. उसी तरीके से हियर ऑल्सो उन्होंने कह दिया होगा कि दो बन रहे हैं, 2, और D1 D2 दो रैंडम पॉइंट ले लिए उन्होंने, वहां भी रैंडम लेते थे अपन C1 C2 सेंट्रोइड, और बाद में उसे शिफ्ट करते थे. यहां पर ये D1 D2 ले रहा है और इक्विलिडियन डिस्टेंस ना निकालते हुए मैनहट्टन निकाल रहा है. यदि इक्विलिडियन ले लोगे तो फिर वही शायद मुझे लग रहा है वो सेंट्रोइड वाली बातें हो जाएंगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो. यहां मैनहट्टन लेकर चल रहा है, और मैनहट्टन क्या होता है, व्हाट इज मैनहट्टन डिस्टेंस, इट इज द, ओके ये अच्छा अभी कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं करा ना, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन. सो रफ पे बताऊंगा मैं. Manhattan you have already studied in the previous class
प्रीवियस इनिशियल क्लासेस कि यदि आपके पास ये पॉइंट P1 है, ये P2 है, ठीक है, तो मैनहट्टन जो होता है दिस प्लस दिस, यानी ये x एंड y, तो मैनहट्टन हो जाएगा x प्लस वाई। और इक्लिडियन होता है ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्लिडियन होता है। मैनहट्टन इनका एडिशन होता है। तो यहां पर वो के मीडियोड में मैनहट्टन लेकर चल रहा है। ओके, दैट्स व्हाट इट इज कंसिडरिंग। अब क्या हुआ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ले लिया। कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट विद इनिशियल मीडियोइड्स 3 एंड 4। टोटल कॉस्ट विद इनिशियल मीडियोइड्स 3 एंड 4, टोटल कॉस्ट कहां से कैसे निकलेगी? तो D1 का जो आ रहा है, D1 कहां कहां पर आ रहा है? D1 इज कमिंग एट दिस प्लेस। ओके, दैट मीन्स कौन से कॉम्बिनेशन के साथ? 3826, देखते हैं। 26, 38, और कहां आ रहा है? 4734, 4734, यहां पर D1 आ रहा है। और D2 कहां, जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स है वहां पर D2 आ रहा है, दैट इज एट 74। ये 34 आपका क्या था इनिशियल? ये मीडियोट था 34, और 74 ये भाई दूसरा वाला मीडियोड है। सो टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम डिस्टेंस D1 प्लस मिनिमम डिस्टेंस D2। तो ये आपके D1 वाले मिनिमम डिस्टेंस और ये D2 वाले मिनिमम डिस्टेंस, इनको ऐड करो, आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 20। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस देख लीजिए आप, ये मिनिमम डिस्टेंस D1 वाले, ये D1 है, ठीक है। इसका इसका मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम होम, मिनिमम डिस्टेंस D1 फ्रॉम होम 34 से, क्योंकि यहां आप देखिए 3, इसने क्या लिखा है 344, ये क्या कहां से आ गया 3, और ये कहां से आ गया मिनिमम डिस्टेंस D2 2 2 3 1 2 2, ये कहां से आ गया? यार कुछ तो गड़बड़ हो गई, ये कर रहा है ये, फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग। ऊपर देखो जरा, ये है, ये है। सो D1 वाला जो है, जैसे 26 था, 38 था, जिस पर मिनिमम था, मतलब D1 वॉज द मिनिमम, ये अपन ने आइडेंटिफाई करा है यहां। ये देखिए, ये ऑल दीस 34 26 38 एंड 74 एट 34, ये बोल रहा है एट 34 कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट विद इनिशियल मीडियोइड्स 34 एंड 74। सो 34 वाला आपको आपने दिया ये D1 के लिए, और ये दिया आपने 74 वाला D2 के लिए। टोटल कॉस्ट निकाल रहा है, कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस D1, तो इनमें से यार मिनिमम डिस्टेंस D1, तो यार क्या हमें मिनिमम डिस्टेंस D1, भाई कैसे आप ये 344 पुटअप करोगे? और मिनिमम डिस्टेंस D2 ये कैसे 223122 ये कैसे पुटअप करोगे? कहां से आई है ये वैल्यू? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग? यस, कहां से आ रही है वैल्यू? D1 D2 344 करा, एंड फिर ये 23122 करा, हाउ दे आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू? दैट्स अ क्वेश्चन। यस, अबाउट टेबल। तो सर ये अबाउट टेबल जो है, अबाउट टेबल जो है, ये देखिए, कंपेयर कर लेते हैं इस टेबल से। ओके, लेट मी टेक दिस टेबल, कंट्रोल C, एंड लेट मी
पेस्ट इट हियर। अब देखो आप, हाँ क्या लेना है आपको, यहाँ पर ये चेक करिए। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करिए और बताइए कैसे करेंगे अपन। अभी तो आप सिर्फ मैनहट्टन डिस्टेंस निकाला, ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड, कैलकुलेटेड द मैनहट्टन, एंड यू, ये निकालने का जो मिनिमम था वो आपने यहाँ पर टेबल में एंटर कर दिया कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो इनकी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल D1 और D2 में स्मॉलेस्ट D2 क्या आ रही है, तो ये 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ओके, हाफ, एक मिनट, ये D2 की स्मॉलेस्ट है, यहाँ D1 की स्मॉलेस्ट है 3 4, ओके। फिर यहाँ है 2, फिर यहाँ है 0, यहाँ है 4, here it is 3, here it is 1, here it is 1, and here it is 0। इनका सम करें तो 2 प्लस 3 5, प्लस 4 9, प्लस 2 11, प्लस 4 15, प्लस 3 18, प्लस 1 19, प्लस 1 20। तो भाई सही तो बोल रहा है वो, 20 तो है इन सबका सम, जो मिनिमम वैल्यू है। इट्स करेक्ट। ओके, तो राज सर कह रहे हैं कि भाई टेबल देख लो आप, तो टेबल में यदि अपन सम करेंगे तो ये 20 ही आ रहा है। हाँ, उसने वैल्यू नहीं लिखी थी, तो अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी और फिर सम कर दिया आपके सामने। ओके, सो लेट मी गेट बैक टू दिस पॉइंट। वो कह रहा था भाई कि मिनिमम करो, मिनिमम D1 का और मिनिमम D2 का करो, तो 20 आ रहा है। अब क्या करें फिर, नाउ वी विल सिलेक्ट वन पॉइंट मीडियोइड एज 7 3, एंड देन D3 कंपेयर D1 एंड D3। मैंने एक पॉइंट और ले रहा है वो D3, और फिर उसका भी मिनिमम निकाल रहा है D1 और D3 का। तो यार इसके लिए फिर अलग से करो आप, वो अभी जो ऊपर था ना ये, ठीक है, इसको मैं वापस से टेबल को कॉपी करता हूं और इस पे पेस्ट करता हूं, ठीक है, और D1 D3 का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर D1 D3 देखते हैं क्या हो रहा है, और फिर उनका मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो भाई D1 और D3, तो ये है 6, ये है 3, छोटा है 3, फिर ये है 3, ये है 4, तो 3 4, फिर ये है 3, ये छोटा है 6 से, तो ये आ गया 3, देन ये है 1, ये है 4, तो 1 है छोटा, ओके, वो तो मेंशन कर ही रखा है यहाँ पर। देन 7 आ रहा है यहाँ पर, ये किसका है, D3 का, और यहाँ पर D1 का आ रहा है 4, तो ऑब्वियसली 4 आएगा। देन यहाँ पर 2 आएगा, देन 0 आएगा, देन 2 आएगा, एंड देन यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो अब यदि कोई डाउट हो तो भाई मुझे पूछ लो, टोक लो, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं ये देख रहा हूँ कि D1 और D3 में छोटा कौन सा है, और जो छोटी वैल्यू है बस मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। दैट इज द रिजल्ट विच आई एम गेटिंग, ये तो बता दिया था यहाँ। और अब इनको ऐड कर लेता हूँ, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, प्लस 3 13, प्लस 14, प्लस 4 इज 18, प्लस 2 इज 20, एंड ये 22। तो भाई ये तो 22 आ गया इसका सम। तो D1 और D2 का सम है 20, D1 और D3 का सम है 22। अब क्या करें, क्या कहना चाह रहा है ये, देखते हैं। D1 D2 का ये आया, इसका 22 आ गया। So the total cost of D1 D2 is less than D1 D3, so no change in the midioid। ये कह रहा है midioid में कोई चेंज नहीं है, तो इसने D1 और D2 यहां बनाए थे, और 3 4 था मीडियोइड, और एक 7 3 था मीडियोइड, दो मीडियोइड थे जो लिए थे, एक ये था और देखिए एक ये था। वो कह रहा है कि ये D1 D2 जो है वो D1 D3 से छोटा है, तो मीडियोइड में कोई चेंज नहीं होगा। और ये आपका, ये पॉइंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये D1 के बनते हुए नजर, मतलब पहले वाला पॉइंट नजर आ रहा है और बनते हुए, और ये दूसरे के नजर आ रहे हैं बनते हुए, ये रेड वाले D1 एंड D2 ऐसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
और मीडियन 3 4 और 7 3 जो तो इनिशियल थे, आपने डिस्टेंस विस्टेंस निकाल, मतलब निकाल के इन दोनों के बीच में उनकी एंट्री कर दी, यानी आपने मीडियोइड से डिस्टेंस निकाला। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डिड। यानी आपके पास एक था मीडियोइड 3 4, ये, इसको आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला इन सारे पॉइंटों से। फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स यू कैलकुलेटेड द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ मीडियोइड 3 4। सर मैनहट्टन। हाँ हाँ, मैनहट्टन, यस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैनहट्टन करा आपने। ओके, वो यूक्लिडियन ही हर जगह यूज होता है, तो वो मेरे को उसी में याद आ गया। ठीक है, मैनहट्टन यू डिड। ओके, सो फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स मीडियोइड का आपने मैनहट्टन डिस्टेंस निकाला 3 4 से, एंड 7 3 से भी निकाला आपने, और जो डिस्टेंस आया आपने लिख दिया, मेंशन कर दिया। वट एवर बी द मिनिमम फ्रॉम दीज टू, वो आपने अलग से टेबल में मेंशन कर दीजिए, और फिर उनका सम कर दीजिए, टोटल वो आ गया। देन आपने यू टुक वन मोर, एक और ले लिया D3, फिर D1 और D3 के बारे में निकाला आपने। ठीक है, सेम सेम चीज लगाई आपने, और उसका भी सम कर दिया, और देखा कि ये वाला सम इससे कम आ रहा है, तो आपने बोला कि मीडियोइड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है भाई, मत कर चेंज, कोई बात नहीं, यही मीडियोइड वाली अप्रोच है, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं रहा भाई वो, बस दैट्स इट। ये के मीडियोइड, मुझे लग रहा है अब ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। और जब पोजीशन ही चेंज नहीं हुई तो कंटिन्यू काहे का करेगा ये, क्योंकि वहां पर भी ये होता था ना, जब एक बार मीन यदि जब तक चेंज होगा तब तक वो एल्गोरिदम चलेगी, जिस समय मीन चेंज नहीं होगा उस समय एल्गोरिदम टर्मिनेट हो गई। तो यार हमारे पास तो टर्मिनेशन वाली केस पकड़ा दिया इसने तो, कि नया मीडियोड अब कैलकुलेट होने नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये एल्गोरिदम बना दी के मीडियोड। ओके, कि भाई आप बस मैनहट्टन डिस्टेंस निकालो और देख लो मिनिमम कौन सा है, सम कर दो, बात खत्म। और चेंज करना रहता तो फिर क्या आती वैल्यू, वो उसका फॉर्मूला नहीं मेंशन करा गया, कि फॉर एग्जांपल यदि मुझे ये वैल्यू बड़ी होती इससे तो क्या चेंज करना पड़ता मेरे को, वो नहीं दिया। और मीडियोइड क्या होता है, विच पॉइंट द मीडियोइड, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट, ये होता है मीडियोइड। ओके, ठीक। तो अभी तो क्वेश्चन में लेकर चल रहा था, अप्रोच तो समझ में आई कि आप ये मैनहट्टन डिस्टेंस निकालते हो, सबसे सब्ट्रैक्ट करते हो, इतनी बातें तो क्लियर हो गई, उस हिसाब से बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, बस ये मीडियोइड बनेगा। अब के मीडियोइड ये वाली बात जो है मेरे को ध्यान में था कि के मी समझा तो के मीडियोइड बताना है, तो ये बता दिया के मीडियोइड। अब क्या बोल रहा है वो, क्या एडवांटेज है इसके, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है भैया, वो तो देखेंगे कि इजी टू इम्प्लीमेंट है क्या। अभी तो आपने सिंपल जो लगा लगा, फास्टर है, कन्वर्ज हो जाएगी जल्दी, लेस सेंसिटिव टू द आउटलायर एंड पार्टीशनिंग एल्गोरिदम। ठीक है, वो तो जो बाकी आपने करी ना हायरार्किकल वायरर के लिए, कह रहा उस इन सबसे तो इजी आराम से क्लस्टरिंग कर लेगी, और आउटलायर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा के मीडियोइड पे। ठीक है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है भाई इस एल्गोरिदम के, मेन डिसएडवांटेज ये कह रहा है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर क्लस्टरिंग नॉन स्पेरिकल group of objects. This is because it relies on minimizing the distance between the non-medioid objects and the medioid objects. हाँ, तो ये अच्छा, वो अब डिसएडवांटेज में बता रहा है ये कि तुम डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो जो कम वाला था उसको तुमने फाइनल कर दिया। तो इट रिलाइज ऑन मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस बिटवीन नॉन मीडियड पॉइंट्स, यानी जो दूसरे पॉइंट थे ना जो आपको दिए हुए थे, उनमें और मीडियोड में ये दूरी कम करने की कोशिश करता है। तो वो कह रहा है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यदि नॉन स्फेरिकल हुआ
तो वहां पर लफड़े फंस जाएंगे, क्योंकि ये निकालता है मैनहट्टन। ओके, तो कोई भी आर्बिट्री शेप हुआ, मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल तो अच्छी बात है, तभी तो अपन सोचें कि भाई एडवांटेज में तो उसने बोल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटलायर आउटलायर हो कुछ भी हो, लेकिन भाई हम तो हमेशा के मीन्स लगाते हैं क्लस्टरिंग में। के मीन्स तो हमने एवरग्रीन एल्गोरिदम मान के रखी है, तो के मीडियोड क्यों नहीं लगाते? ये कह रहा है भैया के मीडियोड तब लगेगी जब स्फेरिकल होगा, स्फीयर के फॉर्मेट में बन रहा होगा। और फिर वो तो यार रिसर्च का सब्जेक्टिव है, हर एक एल्गोरिदम भी अपने आप में रिसर्च सब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग की। और भाई मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो मेरी कोशिश पूरी ये रही है कि इस कोर्स में तुमको मैथ्स और एप्लीकेशन में बैलेंस बनाऊं। ज्यादा मैथ्स पढ़ाऊंगा तो फिर बाहर, फिर सर हमें एप्लीकेशन भी सीखनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और मैथ्स को मतलब उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इतना बता दो आप, तो हम अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जितनी रिक्वायर्ड है आपको आनी चाहिए, उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो यदि अपन हर एक एल्गोरिदम को देखें, एक्सप्लोर करते चले जाएं कि चलो नॉन स्फेरिकल है तो कैसा शेप होगा, नॉन स्फेरिकल में आर्बिट्री कुछ भी होगा, उसमें मीडियोड निकाल निकाल के देखो क्या आ रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है। तो इट्स सब्जेक्ट टू द रिसर्च पार्ट, टू जरूरत नहीं है अभी ऐसा कुछ करने की। हमको तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके देख लेंगे, और यदि स्फेरिकल नहीं बन रहा होगा तो हटा देंगे कि भाई मीडियोड फीडियोड नहीं लगाना, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट। ठीक है, के मीन लगाते आ रहे हैं, लगाएंगे। ओके, ये डिस्टेंस निकालता है और कोशिश कर रहा है कि कम हो, कॉम्पैक्ट हो, और पूरे अनसुपरवाइज में डिस्टेंस का ही खेल है, डिस्टेंस से निकाल रहा है और कोई पॉइंटों के बीच का, क्योंकि टारगेट ही नहीं है ना मेरे पास, तो डिस्टेंस से सिमिलैरिटी निकालूंगा, अब क्या करें। आगे क्या कह रहा है, इट मे ऑब्टेन डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट रन ऑन द सेम डेटा सेट बिकॉज के मीडियट्स आर चूजन। तो यार रैंडमली तो वो भाई वो मीडियन भी मीन भी लेता था, तो हो तो वहां भी सकता है कुछ ऐसा। ये कह रहा है वही जैसे मैंने बोला था D1 D2, मुझे उसी समय शक हो गया था कि उसने D1 D2 दो पॉइंट लिए हैं, ये उसने इसलिए लिए हैं, ये रैंडमली लिए कर रहे होंगे, ये D1 एंड D2 ये रैंडम होंगे। तो एक बार एल्गोरिथम चला ये आ गए, अगली बार कुछ और आ जाएंगे, फिर बदल जाएगी। तो ये तो रैंडम सिलेक्शन तो वहां भी होता है के मीन्स के अंदर, पॉइंट्स का, क्लस्टर का, सेंट्रोइड का, बाद में एडजस्ट होते हैं वो तो। ठीक, तो क्या यहां पर भी होगा एडजस्टमेंट? हाँ होगा, वैसे ही होगा। ओके, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो, फिर के मीडियोड को यूज नहीं कर रहे। पता चाहिए था, समझना था, देख लिया न्यूमेरिकल की हेल्प से। देखेंगे आगे इम्प्लीमेंटेशन कभी आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके, फिर है अगला फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो फजी के बारे में भी बोला गया था, पूछा गया था कि सर फजी वगैरह आप ही लोगों को इतना पढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस बैच में मैंने अनसुपरवाइज में यहाँ इनको टच ही नहीं करा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एसोसिएशन भी पढ़ाया। ठीक है, आई हैवंट टच दोस टॉपिक्स इन द प्रीवियसली, लेकिन आपको पढ़ाया, और यह सेपरेटली की मीडिया अलग से पढ़ा रहा हूँ। और एक बार रिव्यू भी ले लूंगा मैं, मेरे पास जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। आपको डीबी स्कैन पढ़ाया, इवेल्युएशन क्राइटेरिया पढ़ाया, सब कुछ। ठीक, कोई बात नहीं। फजी, तो फजी लॉजिक, ये यहाँ कहां से क्या आ गया? और आप पढ़ रहे हो टॉपिक क्या, फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग, या के मीन्स तो सुना, या सी मीन्स कहां से क्या हो गया? ये क्या लफड़ा है? तो फजी लॉजिक प्रिंसिपल कैन बी यूज इन क्लस्टरिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा। तो डेटा तो मल्टी डायमेंशनल ही होता है, उसके क्लस्टर करने के लिए तुम फजी लॉजिक भी कर रहे हो इस्तेमाल। और फजी क्या होता है, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? व्हाट डू मीन बाय फजी? क्या कोई प्रोबेबिलिटी निकलती है यहाँ पर, या क्या होता है फजी का? मैं तो सेट वेट में पढ़ा है, सेट थ्योरी में फजी। ठीक है,
मैंने कुछ जी न्यूरल नेटवर्क सुने हैं, हाँ हाँ। वो साइबर सिक्योरिटी यूज होते अच्छा, हैं। साइबर सिक्योरिटी में। हाँ हाँ, यूज होते हैं फजी न्यूरल नेटवर्क्स। वो अच्छा। खुद ही अंदर से पैटर्न लर्न कर देता है अटैक का, ऐसे। अच्छा, सेल्फ लर्न कर लेता है अटैक अटैक का। अटैक करता है, अच्छा। अटैक खुद करता है और अंदर जाके उनका पैटर्न खुद ही लर्न करके उनको ब्रेक करता है, फजी न्यूरल अच्छा। नेटवर्क्स ऐसा कुछ होता है। ओके। चलो ठीक है भाई। चलो आपने एक एग्जांपल दिया कि वो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तो फजी फजी का मतलब तो ये होता है कि कुछ क्लियर ही ना हो, कुछ पता ही ना हो। फजी का मीनिंग तो ये होता है। और फिर आप आगे लगा रहे हो लॉजिक इसमें, कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम लॉजिक किस चीज का लगाओगे फिर। फजी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि नॉट क्लियर। और देन यू आर सेइंग फजी लॉजिक। ओके, अब जैसा ये देवेश बोल रहा है कि वो सर अटैक का पता लगा लेगा जाके, तो फजी तो जो उसको क्लियर ही नहीं है तो अटैक का पता कैसे लगाएगा। तो नहीं पता और लॉजिक लगा रहा है वो। भाई ये कौन सी थ्योरी चल रही है। तो भाई ऐसा है, क्या पता नहीं है और क्या पता लगा लेगा भाई। बात इसमें अपन समझेंगे, फजी लॉजिक तो ये है कि मल्टी वैल्यूड लॉजिक के मीनिंग से समझा जाएगा। मल्टी मल्टी वैल्यू लॉजिक यानी कि आपके पास जैसा आउटकम है 0 या 1, उसके बीच में कई और वैल्यू भी हो सकती है, मल्टी वैल्यू। ठीक है, यदि आपके पास ट्रुथ वैल्यू है 0 एंड 1, उनके बीच में भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये भाई वो निकालता है। ठीक है, ये सिर्फ 0 1 या ट्रू फॉल्स की बातें नहीं करता। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी भी निकाल लेगा। ये होता है फजी लॉजिक। यानी कि हम ये कह रहे हैं हाई, मतलब मैं ऐसा दिमाग लगा रहा हूं, हाई एंड लो। तो मैं बोलूं वेरी हाई, ये हो गया फजी लॉजिक। मैं कहूं वेरी लो, ये भी होगा, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, हम ये कह रहे हैं भाई वो तो सच बोलता है, नहीं हम ये कहेंगे अरे वो तो बहुत सच बोलता है, बहुत सच, वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपके पास होगी ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू। फजी क्या करता है, इंटरमीडिएट भी निकालता। यही वो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है वो। ठीक है, फजी का मतलब यही होता है, जो कि अनसर्टेन है वो इट विल ट्राई टू कैलकुलेट द इंटरमीडिएट वैल्यूज। ये होता है फजी लॉजिक। अब क्या है कि ये अब आया तो है हमारे भी इंजीनियरिंग में, पहले टाइम पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन बातों पे। और समझने समझाने वाला हो प्रेम भाव से तो फिर लगे कि क्या होता है। ठीक, बाकी ऐसे फिर जैसे कोई कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो फिर अलग बात है, यदि यदि उसे ऐसे ही पढ़ाया जाए तो फिर वो तो गया हाथ से। ठीक है, तो ऐसा जो है कहना कि जो क्लियर, तो मैं कह रहा था क्लियर ना हो, यानी सच है, सच बोलता है तो कितना सच बोलता है, पूरे हरी बात ही सच ही बोल देता है या कुछ उसमें झूठ, मतलब ऐसा है कभी सच बोलता है कभी नहीं, वेरी ट्रू या वेरी फॉल्स, व्हाट इट इज, लिटिल मच, वेरी लेस, वेरी मच, क्या है ये। ऐसे थोड़ा मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये फजी लॉजिक का काम करता है। तो फजी लॉजिक भैया यूज हो रही है क्लस्टरिंग के अंदर from 0 to 100%. That means by assigning each point to a membership in which the cluster center 0 to 100%, this can be powerful compared to the traditional hard thrashing cluster। तो ये पहले तो ऐसा लफड़ा नहीं होता था। पहले तो या तो हम के मीन में यही देखते थे आर पार, भाई यदि तू ए में है तो ए में, और बी में है तो बी में, या मिक्स विक्स वाला मैटर नहीं चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि यार ये भाई जो है ये ओवरलैपिंग तो नहीं करवा देता क्लस्टर की। राज सर क्या लग रहा है आपको, ओवरलैपिंग हो पाएगी क्लस्टर की, है ना राज सर। क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट वैल्यू बात करते हो कि इंटरमीडिएट पॉसिबल है, तो क्या यहां पर हम कह पा रहे हैं कि क्लस्टर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि वेरी मच, वेरी लेस,
यदि ऐसी इंटरमीडिएट वैल्यू होती हैं, तो जैसे ये क्लस्टर ए है, ये क्लस्टर बी है, तो फजी के अंदर मेरे को लग रहा है ओवरलैपिंग मार रहा है, क्योंकि के मीन्स में तो यस या नो, बस सीधी सी बात है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। फजी में लग रहा है ओवरलैपिंग मार रहा है, तभी ये इंटरमीडिएट वैल्यू निकाल रहा है। देखेंगे वो तो आगे, अभी एक अनुमान लगा रहा हूं मैं। सो दिस एल्गोरिथम वर्क्स बाय असाइनिंग मेंबरशिप टू ईच डेटा पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लस्टर सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर सेंटर एंड द डेटा पॉइंट। ये हर एक पॉइंट को मेंबरशिप देगा, ए के रिस्पेक्ट में भी, बी के रिस्पेक्ट में भी, विद रिस्पेक्ट टू ईच सेंट्रोइड। बोलेगा यार भाई तू मेरे मेरे अनुसार इतना है और दूसरे वाले क्लस्टर के अनुसार इतना है। सो इट विल असाइन मेंबरशिप to each data point corresponding to each cluster centroid। मेंबरशिप यानी भाई तू मेरे क्लस्टर में, मेंबरशिप देने का मतलब क्या है भाई, तू मेरे क्लस्टर में इतना आ सकता है या इतना आया है। ये बोल रहा है क्लस्टर ए है और ये क्लस्टर बी है, तो इस पॉइंट को इसने भी मेंबरशिप दी और इसने भी मेंबरशिप दी। तभी मेरे को डाउट हुआ था कि ये ओवरलैपिंग वाली बात कर रहा है, क्योंकि दोनों सेंट्रोइड उसको मेंबरशिप दे रहे हैं कि आप मेरे से कितनी दूर हो, मतलब सिमिलैरिटी कितनी है आपकी और मेरी। तो कुछ डेटा पॉइंट होते हैं, अब जरूरी थोड़ी ना है भाई, कुछ होते हैं जो सबके साथ होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे लोग, भाई वो आपसे भी अच्छी बात करेंगे और आपके दुश्मन से भी अच्छी बात करेंगे। वो तो सही कह रहा हूं दिवेश? यस सर। ठीक है, तो ये मुझे वही लग रहा है, ये डिप्लोमेटिक पॉइंट है ये। ठीक है, ऑल राइट, कि ये मेंबरशिप ले रखी है इसने इन दोनों की, ये आपका फर्जी। ठीक है, ऑल राइट, और क्या हो रहा है फिर आगे देखते हैं। मोर द डेटा इज नियर टू द क्लस्टर सेंटर मोर द, वो अच्छा, वो जिसके करीब होगा उसका ज्यादा और पक्का दोस्त होगा। देखो बात तो उसकी सबसे, उसकी बुराई नहीं है, लेकिन वो जिसके ज्यादा करीब होगा ना, उससे ज्यादा उसकी और मेंबरशिप होगी उसकी। ठीक है, अब अच्छा, पहले अपन ने ये पढ़ा था भाई मैं तेरा दोस्त, और क्योंकि मैं तेरा दोस्त तो मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ए में आएगा तो ए में ही आएगा, फिर वो बी में नहीं रहेगा। ये के मीन्स करता था, और ये फजी फजी सी मीन्स वाला ये, ठीक है, सबके साथ बैलेंस बना के चल रहा है ये। और लेकिन हाँ, जिससे ज्यादा मेंबरशिप है उसके करीब होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और हमें क्या करना है, समेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ईच डेटा पॉइंट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो जितने क्लस्टर हैं वही समीशन लेंगे अपन, वो तो मैथमेटिकल बात हो गई, वो तो देखेंगे क्या फॉर्मूला आएगा, वो 1 के बराबर होनी चाहिए, मेंबरशिप 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैथ से अपन लगाएंगे, देखते हैं। सो इन अनसुपरवाइज्ड clustering algorithm permit to build a fuzzy partition from the data। अच्छा, ये बात भी देखो, रियलिटी तो यही है ना, हम तो रियलिटी की बात करेंगे। रियलिटी में ऐसा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था कि वो जो है वो डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं फुल्ली। आपने क्यों नहीं हो पा रहे, आपने सोचा चलो आउटलायर होंगे तो उनको मैं निपटा दिया, वो भी नहीं थे, फिर भी नहीं हो पा रहे, यानी मिक्सिंग हो रही है डेटा पॉइंट्स की। तो जरूर ऐसे डेटा पॉइंट है जो दोनों की मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये अल्गोरिदम क्या कर रही है, वो कह रहा है बिल्ड अ फजी पार्टीशन। ये करेंगे, द अल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन अ पैरामीटर m विच करस्पॉन्ड्स टू द डिग्री ऑफ फजीनेस। मतलब उसमें उनमें कितनी, मतलब वो ये मैं कह रहा था ना उससे, वेरी वेरी जो है ट्रू या लेस ट्रू या जो भी कुछ है, कितने लेवल की उनमें फजीनेस है, कितने लेवल की अनसर्टेनिटी है उनमें। ठीक है, ये पता लगाया जाएगा डिग्री ऑफ फजीनेस में। सो द लार्ज द वैल्यू ऑफ एम will blur the classes and all the elements tend to belong to all the clusters। m की वैल्यू होगी, ये पैरामीटर होगा जो कि डिग्री ऑफ फजीनेस बताएगा, यानी वही डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बताएगा। ये भी देखेंगे क्या गणित बन रही है इसके पीछे। सो द सॉल्यूशंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द पैरामीटर m। ठीक है, तो वही ऑप्टिमाइजेशन या जो सोल्यूशन या जो कॉस्ट फंक्शन जिसे आप कहते हो वो m के ऊपर डिपेंड करेगा। Different selections of m
विल टिपिकली लीड टू डिफरेंट पार्टीशन। वो जैसे के की वैल्यू हुआ करती थी या एम की वैल्यू हो रही है, इससे तो ये समझा जाए डिग्री ऑफ फजीनेस। और अलग अलग वैल्यू लोगे एम की तो अलग अलग पार्टीशन बनेंगे। अभी दिखा रहा है, नीचे देख लेते हैं डायग्राम में कि क्या क्या लिया उसने। ये देखो, करना क्लस्टरिंग ही है भाई, चल के बताया। ठीक है, अभी GIF इमेज तो है लेकिन इसने इसको और वो नहीं करा, बस सीधा रिजल्ट दे रहा है ये। क्या बताना चाह रहा है? द फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फजी सी मीन्स। देखो भैया, एम एम अभी भी मेरे को क्लियर करना है यहाँ डिग्री ऑफ फजीनेस। ये डिग्री ऑफ फजीनेस बता रहा है, यानी एम की यदि वैल्यू बढ़ी, M will blur the classes and all the elements tends to belong to all the clusters। यानी जितना ज्यादा फजीनेस होगी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, तो मेरा डेटा पॉइंट सबकी मेंबरशिप लेकर बैठेगा। जितना अनसर्टेन होगा वो, जितना डिप्लोमेसी खेलेगा वो, तो सबका साथ होगा वो। ओके, एंड दैट इज द डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ एम। वो भी एम के अलग अलग वैल्यू लेकर चल रही है आपको, और वो ये बता रहा है कि यार ऐसे कुछ करें। और बात वही है, बनना क्लस्टरिंग ही है। ये देखो, ये कुछ ना कुछ बाद में चमक रहा है। तो एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है, और एक ये क्लस्टर है। अभी तो सेपरेट क्लस्टर बन रहे, 3 क्लस्टर दे भी दिया यहाँ पर। और मेंबरशिप है पॉइंटों की, यानी ऐसे पॉइंट जो बिल्कुल लाइट हैं वो किसी की मेंबरशिप में नहीं है। जो थोड़े से और डार्क हो गए उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है 0.25, यानी वो हो सकता है दूसरे क्लस्टरों से भी उनकी दोस्ती हो। फिर थोड़ी सी और 0.50, तो वो कुछ और हैं जो मेंबरशिप है उनकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब तेरे से भी और मेरे से भी। फिर और बढ़ गया, और फिर और बढ़ गया। ठीक है, तो आप देखिए डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं कुछ समझ पाऊं ऐसा, कि यदि आप ये जो बन रहा हो तो अपनी जगह, यदि मैं ऐसे ब्लैक डॉट्स बना रहा हूं और यहां पर ब्लैक डॉट्स ऐसे बना रहा हूं, तो ये बात तो क्लियर है कि भाई ये क्लस्टर ए को कर रहे हैं, ये क्लस्टर बी को कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं लाइट डॉट्स बनाऊं तो ये ना ए में और बी में दोनों के साथ गेम खेल रहे हैं ये। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कॉमन है ये। और कॉमन चीज को ही मेंबरशिप बोल रहा है। अब वो कितने कॉमन है ये पॉइंट बता रहे हैं, 0.25, 0.50, 0.75 या 1। यानी दोनों की मेंबरशिप पूरी पूरी तरीके से ले रखी है इसने। जो 1 है भाई वो तो सीधा यहीं आ गया। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन में 1। भाई मैं दोनों के साथ बराबरी का दोस्त हूं, ये मेंबरशिप 1 हो गई, दोनों की लेकर बैठा फुल्ली। बाकी जैसा भी है, तो इतना, और वो भी एम पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ज्यादा रखोगे तो ज्यादा अनसर्टेनिटी, तो सबका देखो, जहाँ मेंबरशिप ज्यादा गई तो ज्यादा वो सब में दोस्त हो गया वो। जितनी कम होगी वो सिलेक्ट करना पड़ेगी वो भी। अब कैसे क्या करे भाई? के मीन्स वर्सेस फजी सी मीन्स। तो के मीन्स भाई हार्ड क्लस्टरिंग होती है, जहां तक वो अपन बता चुके हैं हार्ड। भाई ये हमारा ग्रुप और ये तुम्हारा ग्रुप, ये हार्ड क्लस्टरिंग है। अपन दोनों भैया एक ग्रुप में नहीं आएंगे, कोई मेंबरशिप नहीं चलती है। और ये है सॉफ्ट क्लस्टरिंग जो फजी लगा रहा है। ठीक है, यहाँ आप डेटा पॉइंट्स के कलर बदल दिए उसने। उसने बोला यार भाई मेरी तो इससे भी थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो भाई ये बात है। तो जो ये वाले पॉइंट्स है, ये एक जगह 0.97 भी है, वो इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। बोले कि नहीं मैं तो तेरे ही दोस्त हूँ। 0.3 समथिंग, 0.97, तो ये 0.97, 0.3, यानी इसका इसी क्लस्टर के साथ ज्यादा मेंबरशिप है और इसकी दूसरे वाले क्लस्टर के साथ कम मेंबरशिप है। देखो आप ग्रीन एंड ब्लू कलर में दिया है, तो जो ब्लू कलर में दिया है, ब्लू कलर में उसकी इसी क्लस्टर के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है, और 0.03 यानी रेड ग्रीन वाले के साथ कम है। अब एक पॉइंट देखो, यह है 0.47 ग्रीन में और 0.53 ब्लू में। और ये आपसे कहा गया है
कि भाई सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो दिख रहा है 1 के बराबर ही है, लेकिन ये 47% ग्रीन की साइड है और 53% ब्लू की साइड है। ठीक है, दोनों से अच्छी इसने दोस्ती निभा रखी है, इसने मेंबरशिप ले रखी है दोनों की। ये सॉफ्ट क्लस्टरिंग है। तो ऐसा हो सकता है, लाइफ में होता है भाई, होता ही है। तो कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में है उसके अलावा तो पढ़ ही नहीं रहे, कोई एलियन थ्योरी हमने नहीं पढ़ी, जो होता है उसी पे सब बना हुआ है। ठीक है, ये सॉफ्ट क्लस्टरिंग हो गई। अब क्या करें, वो बोल रहा है लेट अस कंपेयर टू पावरफुल एल्गोरिदम्स attribution to a cluster. That means in fuzzy clustering, each point has a probability of belonging to each cluster. तो प्रोबेबिलिटी बता रहा था 0.7, वो तभी मैं समझ गया, 1 का मतलब यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बता रहा था वो, rather than completely belonging to one cluster। फजी ये बताता है प्रोबेबिलिटी, और के मीन्स तो भाई पता ही है क्या करता है। फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग ईच पॉइंट हैज अ वेटेज एसोसिएटेड टू अ क्लस्टर, पर्टिकुलर क्लस्टर, वेट है। 0.7 का मतलब क्लियर था कि वो ग्रीन वालों को 47% का वेटेज दे रहा है और ब्लू वाले को 53 का दे रहा है। ठीक है, वो कितना क्या किस क्लस्टर को कर रहा है। ठीक है, so as the point doesn't sit in a cluster as much as a weak or the strong association to the cluster which is determined by the inverse distance of the cluster, वो तो अपन समझ गए बात की क्या है। ठीक है, 0.47 और 0.53 के मीनिंग से हम समझ गए कि वो कितने एसोसिएशन में है किस क्लस्टर के साथ, वही बात कर रहा था। स्पीड, अब भाई स्पीड कहां से आ गई यहाँ। फजी सी मीन्स विल टेंड टू रन स्लोअर देन द के मीन्स, क्यों, क्योंकि भाई इसको क्या पता लगाना है, इसको हर एक पॉइंट का जितने भी क्लस्टर है उनसे एसोसिएशन निकालने हैं। तो धीरे धीरे चलेगा भाई, ईच पॉइंट इज इवेल्युएटेड विद ईच क्लस्टर, है ना, वही तो हर एक क्लस्टर के साथ एसोसिएशन निकालना है, इसलिए धीरे चलेगा। सो मोर ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, तो कोई शक वाली बात ही नहीं। और के मीन्स में जस्ट नीड टू डू विद द डिस्टेंस कैलकुलेशन, इसमें से डिस्टेंस निकालना है, एसोसिएशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो फजी सी मीन्स कह रहा है नीड्स टू डू इनवर्स इनवर्स डिस्टेंसिंग, वो तो अपन देखेंगे आगे क्या, और मैथ्स लग रही है, थ्योरी तो कंसेप्ट तो समझ ले। तो के मीन्स की कम स्पीड और फजी की ज्यादा। ये फजी को शॉर्ट के मीन्स भी कहा जाता है, लेस स्टूपिड देन द हार्ड के मीन्स व्हेन इट कम्स टू elongated क्लस्टर्स। ठीक है, तो वो एक सॉफ्ट होता और एक हार्ड होता। हो गई बात, कुछ है नहीं। सो वी शुड रियलाइज दैट द फजी सी मीन्स इज अ स्पेशल केस ऑफ के मीन्स वेयर वी आर कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, और वहां पर अपन कहते थे कि कोई भी पॉइंट यदि किसी सेंट्रोइड के करीब है तो वो उसी क्लस्टर में बिलोंग कर रहा है। और यहां हम कह रहे हैं कि अलग बात है, फजी सी मीन्स में हमें कह रहे हैं कि भाई जो जितना करीब है, चलो मान लो वो उसी सेंट्रोइड को बिलोंग कर रहा है तो दूसरे के साथ एसोसिएशन जीरो, और यदि थोड़ा सा अलग अलग है तो दोनों के साथ एसोसिएशन में। ये हम कह रहे हैं, वी सिंपली टेक वन इफ द डेटा पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू द सेंट्रोइड, अदरवाइज इट इज जीरो। लेकिन यहाँ फजी सी मीन में अदरवाइज जीरो नहीं होता, वो ये देखता है तुम्हारे साथ कितनी दूरी पर और दूसरे वाले के साथ कितनी दूरी पर, बस इतनी बात है। ये एल्गोरिदम है फजी सी मीन्स की। डिफाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड थ्रेशोल्ड, ये तो पक करते ही थे, के मीन्स में भी ये होता था, यहां पर भी ये ले रहा है, डिफाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। फिर रैंडमली मेंबरशिप निकालो आप, तो वो मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाएगा, यानी वो दोनों सेंट्रोइड से दूरी निकालेगा, किसके साथ कितनी है, कितना एसोसिएशन है, फिर सेंटर निकालेगा। ठीक है, कैलकुलेट द सेंटर। और फिर यहां करने के बाद क्या कर रहा है, यदि थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी बात की बात है, पहले तो उसने मैट्रिक्स अपडेट करी, उसका देख रहा थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई कर रहा है, यदि यस तो एल्गोरिदम खत्म, नहीं तो नो, वापस से सेंटर निकालो, क्लस्टर सेंटर निकालो वापस से।
तो कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू तो लेके चलना पड़ेगी यहाँ पर। तो पहले ही अपन नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन कर देंगे कि 2 है, और एक क्राइटेरिया दे देंगे एप्सिलॉन, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, कि इतना होगा तो उस क्लस्टर में होगा और इतना होगा तो इस क्लस्टर में होगा, ये थ्रेशोल्ड दे देना। फिर मैट्रिक्स वेट्रिक्स बनाएंगे अपन, रैंडम इनिशियलाइज करेंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे कुछ वो पॉइंटों की और ये क्लस्टरों के साथ। मेंबरशिप मैट्रिक्स सेट टू 0, फिर सेंटर निकाल रहा है, ये CI क्लस्टर सेंटर्स निकाल रहा है, अपडेट कर रहा है मैट्रिक्स को, बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो वापस जाओ, वापस से सेंटर अपडेट करो। तो हमारे पास के मीन्स में भी ये होता था ना कि सेंट्रोइड मूव करता था और अपनी पोजीशन पर आता था। यहां पर भी वो यही कह रहा है, थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं रहने की, नया सेंटर निकालना पड़ेगा, क्लस्टर सेंटर। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, नहीं तो चलती जाएगी एल्गोरिदम, और यदि हो गया तो बस खत्म बात, एंड, बस इतनी बात है। और बाद में एल्गोरिदम भी लिख रहा है वो, अज्यूम करो, ये करो, वो करो, और ये इटीरेशन, ये इसके लिए फॉर्मूला बता गया, ठीक है। और फिर बाद में इवेल्युएशन वाली बात हुई है, प्रोस एंड कॉन्स करके खत्म कर दिया, बस इतना टॉपिक हुआ। तो थोड़ी सी गणित और देखना चाहेंगे दोनों की, के मीडियोड की भी देखना चाहेंगे और सी मीन्स की भी देखना चाहेंगे। यहाँ तो दे दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया हमें जो भी बताया गया था कि क्या लग रहा है। और कुछ मैथ्स और हम देख लें, फॉर्मूले देख लें, अलगोरिदम और समझ लें, ठीक है, तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल राइट, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास अहेड। इतना आपको समझ